हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ई नोटबुक पर। इससे पिछली वीडियो में हमने क्लास 11th के C++ के कंसेप्ट्स को रिवाइज किया था, जहां हमने फ्लो ऑफ कंट्रोल को कंप्लीट किया था। आज हम रिवीजन पार्ट 3 करेंगे और इसी के साथ हम क्लास 11th के जो कंसेप्ट थे C++ के उनको भी कवर कर लेंगे। अब से पहले जो हमने रिवीजन पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो टॉपिक्स किए थे वो थे आपके पास C++ का इंट्रोडक्शन, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इनपुट आउटपुट आप अपने प्रोग्राम में कैसे इस्तेमाल करते हैं, ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं, कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल पार्ट 2 में हमने किया था, जहां हमने सिक्वेंशियल सिलेक्शन और इटरेशन जो है उसे कंप्लीट किया था। आज के हमारे पार्ट 3 वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो होंगे हमारे पास अरेज और सेकंड इज द स्ट्रक्चर। अरे हमें पता है डिराइव्ड डाटा टाइप है जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की हेल्प से बनाई जाती है, और स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिफाइन की जा सकती है। तो अब आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हम शुरू करते हैं अरे से। अरे क्या होती है? अरे इज अ कंटिग्यूअस स्टोरेज of homogeneous elements under one name। 11th में भी आपको बताया गया था homogeneous, एक केमिस्ट्री में भी काफी टर्म ये यूज होती है। होमो मतलब सिंगल, सेम टाइप। तो आपके पास एरे एक ऐसे एलिमेंट्स का ग्रुप है, कलेक्शन है जो एक ही डाटा टाइप के हैं। क्यों जरूरत पड़ी एरे? अब तक भी तो हम एक सिंगल वेरिएबल जो था उसका इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे अगर हमें कहीं पे किसी एक बच्चे का रोल नंबर स्टोर करना था तो हम लिख लेते थे इंट रोल नंबर, लिखते थे हम इस तरीके से। क्लियर? इसमें हम रोल नंबर स्टोर कर लेते थे। लेकिन ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं और आपको 50 बच्चों के रोल नंबर स्टोर करने हैं, तो क्या हम 50 वेरिएबल्स देंगे? कैसे? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, ऐसे तो 50 रोल नंबर्स यानी 50 वेरिएबल्स को हर रोल नंबर के लिए डिक्लेयर करना, डिफाइन करना और मैनेज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो जहां हमें एक जैसी डाटा टाइप एलिमेंट्स के ग्रुप्स की जरूरत है, यानी एक जैसे डाटा टाइप के ही एलिमेंट जो हमें काफी ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, एक ही तरह का पर्पस है सबका, तो ऐसी स्थिति में हम एक एक वेरिएबल ना डिक्लेयर करके एक ग्रुप को डिक्लेयर कर सकते हैं, और उस ग्रुप को जो सिमिलर डाटा टाइप एलिमेंट का कलेक्शन है उसे हम अरे भी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? एरे कहते हैं। अब बात आती है एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाएगा, डिफाइन कैसे किया जाएगा। एरे जैसे हमने अभी कहा कि प्रिमिटिव डाटा टाइप से बनती है, यानी जो पहले से बिल्ट इन डाटा टाइप है आपकी, इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, इन्हीं से बनती है। इन्हीं के ग्रुप को, इंट के ग्रुप को जो ग्रुप रहेगा उसे एरे ऑफ इंट कह सकते हैं। फ्लोट नंबर्स का ग्रुप जो रहेगा उसे एरे ऑफ फ्लोट्स कह सकते हैं। तो वो हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो ये है आपके पास उसको डिफाइन करने का सिंटैक्स। क्या रहेगा? डाटा टाइप, जिस डाटा टाइप का आपको एलिमेंट डिक्लेयर करना है वो रहेगा। उसके बाद एरे का नाम, कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर, वेरिएबल जो नेमिंग कन्वेंशन रूल थे, और एरे का साइज। साइज क्या बताता है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस एरे में हम होल्ड कर सकते हैं। तो ये डाटा टाइप आपकी कुछ भी हो सकती है, आपकी कोई भी हो सकती है, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट या किसी भी डाटा टाइप की। तो अब यहाँ हमने एग्जाम्पल ले लिए। हमने फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें हमने एक जो है आपके पास इंटीजर डाटा टाइप के रोल नंबर्स नाम की एरे को डिफाइन किया है। इंट डाटा टाइप, रोल नंबर, नेम ऑफ द एरे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? साइज ऑफ द एरे। ये हमने साइज क्या दिया? 10, यानी मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स को स्टोर कर सकती है ये एरे रोल नंबर? 10 एलिमेंट्स को। इसी तरीके से हमने एक दिया कैर, नेम, उस वेरिएबल का नाम रखा हमने, और उसमें कितने कैरेक्टर आ सकते हैं? मैक्सिमम 20। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी यहीं पे, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं आपके पास, ये एक ग्रुप की तरह हैं। कौन सी दोनों? ये जहां हमने पहले जो था वो डिक्लेयर किया कैर नेम 20, और फिर हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी, वैल्यू उसको दे दी, जिसमें हमने नेम वेरिएबल को वैल्यू दी, इन्वर्टेड कॉमा में हमने दी है राम। तो ये क्या है? स्ट्रिंग भी कहते हैं इसे। इसकी डिटेल जो है हमारे पास एरे जो है चैप्टर उसमें आपको कंप्लीट और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। यस,
तो अब क्या होगा, जैसे ही आपने ये एरे डिक्लेयर की इंट रोल नंबर 10, मेमोरी में आपके पास 10 इंटीजर्स के लिए स्पेस जो था वो रिजर्व हो जाएगा और इनका नाम क्या होगा, नाम इज दी रोल नंबर। ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इस तरीके से 10 इंटीजर एलिमेंट्स को होल्ड करने के लिए स्पेस जो है वो रिजर्व हो जाएगा। अब हमें पता है एक इंटीजर कितना स्पेस लेता है, कितना स्पेस लेता है, यस इट वाज दी 4 बाइट। कितना स्पेस लेता है, 4 बाइट। तो 10 इंटीजर कितना स्पेस लेंगे, 4 इंटू 10 40। तो यानी जैसे ही ये आपके पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इन रोल नंबर 10, मेमोरी में 40 बाइट्स का स्पेस रिजर्व हो जाएगा। उस स्पेस का नाम होगा रोल नंबर। क्लियर। इसी तरीके से जो इसका सेकंड है हमारे पास, जहां हमने एक एरे डिक्लेयर की है कैरेक्टर्स टाइप की, किस टाइप की, कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर में कितना है, एक लेटर जो है अल्फाबेटिक लेटर कोई भी उसको सिलेक्ट किया जा सकता है, उसको स्टोर किया जा सकता है। तो जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी आपके पास 20 बाइट्स का स्पेस रिजर्व हो जाएगा। एक बाइट में हम एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। और ये कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है। अब बात आती है, यहाँ तो हमारे पास 10 रोल नंबर या 20 कैरेक्टर होंगे। अगर हमें उनको अलग अलग सर्च जो है एक्सेस करना है, अलग अलग इस्तेमाल करना है, तो हम इस एरे को इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हमने लिखा रोल नंबर तो ये तो पूरे के पूरे स्पेस को वो कर रहा है, पूरे के पूरे स्पेस को रेफर कर रहा है। तो इंडिविजुअल एलिमेंट, अलग अलग जो एलिमेंट है उन्हें हम किस तरीके से इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो उसको इस्तेमाल करने का जो तरीका है उसके लिए हमें एक जो है एक टर्म है उसकी जो है जरूरत पड़ती है एरे में, और उसे हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं, इंडेक्स। क्लियर। तो देखिए इस एग्जांपल में कैर नेम 20 जो था, एक एरे डिक्लेयर कर दी कैरेक्टर की 20 बाइट्स की, 20 कैरेक्टर्स की, 20 बाइट स्पेस लेगी। उसमें वैल्यू हमने स्टोर की राम, मैक्सिमम 20 आ सकते हैं, उससे कम भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट कैरेक्टर आर, सेकेंड कैरेक्टर ए और लास्ट कैरेक्टर इज दी एम। अब इनको अलग अलग कैसे एक्सेस करेंगे, तो देखिए नाम, ये स्मॉल कंसीडर कीजिएगा इसको, जो कैपिटल एन हमने लिख दिया है यहाँ पे। नेम, क्लियर। ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा 0, इसे हम क्या कहते हैं, इंडेक्स, जो कि उसकी लोकेशन को बताएगा। यहाँ पे नेम 1 इज द इंडेक्स, यानी सेकंड पोजीशन पे जो एलिमेंट है। नेम 2 इंडेक्स, यानी जो थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट है। इंडेक्स की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, हमेशा 0 से। तो दिस वन इज योर फर्स्ट एलिमेंट, दिस वन इज योर सेकंड एलिमेंट एंड दिस वन इज योर थर्ड एलिमेंट। एलिमेंट एट द इंडेक्स 0 इज द आर, एलिमेंट एट इंडेक्स 1 इज द ए एंड एलिमेंट एट इंडेक्स 2 इज द एम। तो इस तरीके से किसका, एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स, उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन हम लिखकर अलग अलग एलिमेंट्स जो है एरे के, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था आपके एरे का साइज, एरे को डिक्लेयर करना और एरे किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होती है और कैसे उसके अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। इनिशियलाइज मतलब जब हमने उसे डिक्लेयर किया उसी टाइम उसे एक वैल्यू देना। तो उसके लिए आप देख लीजिए, वो हमारे पास है, हमने यहाँ एक एरे डिक्लेयर की, किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। किस टाइप की डिक्लेयर की थी हमने, इंटीजर टाइप की। एरे का क्या नाम दिया हमने, स्कोर। साइज कितना दिया, 3। और यहाँ हमने इक्वल टू का निशान लगाकर करली ब्रैकेट में 3 एलिमेंट दे दिए, 20, 25, 30। तो जो एलिमेंट्स हमने यहाँ दिए हैं वो क्या है, सेपरेटेड बाई कॉमास। ओके, एंड देन करली ब्रैकेट को बंद किया और फिर सेमीकोलन। तो यहाँ हमने एक एरे हमने डिक्लेयर की है, साथ के साथ उसको वैल्यूज भी इनिशियलाइज करवा दी हैं, इनिशियल वैल्यूज भी असाइन कर दी हैं। इसी स्टेटमेंट को दूसरा जो लिखने का तरीका है वो ये, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में सिर्फ हमने यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ साइज नहीं स्पेसिफाई किया। क्या नहीं किया, साइज स्पेसिफाई नहीं किया। अब जब आपने साइज नहीं दिया है तो इसका साइज क्या होगा एरे का, ये जो है वो डिफॉल्ट साइज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लिस्ट में दोगे। कितने एलिमेंट है यहाँ, 20, 25, 30, यानी 3 एलिमेंट। तो ये जो एरे है स्कोर, इसका साइज कितना हो जाएगा, 3। कितना, 3। तो ये था एरे को डिक्लेयर करना,
कैसे हम एरे को डिक्लेयर करेंगे, डाटा टाइप, एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट में साइज, सेमीकोलन, ये एग्जांपल्स हैं। किस तरीके से हम एरे को एक्सेस जो एलिमेंट है वो वैल्यू देंगे, किस तरीके से वो मेमोरी में कंटिन्यूअस स्टोरेज देगा, किस तरीके से हर एलिमेंट को अलग अलग एक्सेस किया जा सकता है। अब एरे के बाद है हमारे पास, एरे की बेसिक्स के बाद जो नेक्स्ट है वो है एलिमेंट्स के एरे को अलग अलग एक्सेस करना। ये हमने कोड लिखकर आपको दिखाया है। यहाँ पे हमने क्या किया, वही कैर नेम, ये हमने साइज नहीं दिया क्योंकि हम इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं। इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपने दिए वहां से कैलकुलेट करके और उसकी जो है साइज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। यहाँ सेमीकोलन आएगा, ये रह गया है। उसके बाद हमने एक फॉर लूप स्टार्ट किया, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 3 एंड i प्लस प्लस, और फॉर लूप में हमने एक स्टेटमेंट लिखी है सी आउट नेम i। क्लियर। तो अब ये स्टेटमेंट जो कोड है ये किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा हम देख लेते हैं। मेमोरी में हमने देखा जैसे ही हमने नेम को वैल्यू दी राम, तो यहाँ पे राम लिखा गया, लोकेशन होगी नेम 0, नेम 1, नेम 2। आउटपुट क्या आएगी और कैसे आएगी देख लेते हैं। जब आपके पास i की वैल्यू 0 थी, i की वैल्यू 0 थी, तो इंडेक्स यहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, क्या लिखा है, नेम i कितना है 0, नेम 0, नेम 0, 0 इंडेक्स पे हमारे पास एलिमेंट क्या है, r, क्या एलिमेंट है r, तो ये r हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। और उसके बाद क्या थी हमारे पास, कॉमा, तो स्क्रीन पे क्या आ जाएगा, r कॉमा। फिर i की वैल्यू आपके पास जो है इंक्रीज हो गई और i की वैल्यू हो गई हमारे पास, क्या हो गई है i की वैल्यू हमारे पास, दिस वन इज दी ग्रीन कलर ले लेते हैं, i प्लस प्लस, i की वैल्यू इंक्रीज होके कितनी हो गई 1। जैसे ही i की वैल्यू 1 हुई, कंडीशन चेक हुई, क्या लेस देन 3 है, हाँ बिल्कुल सही है। तो फिर से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, नेम i यानी नेम 1, नेम 1 जैसे ही आया तो हमें पता है नेम 1 पे कौन सा एलिमेंट है फर्स्ट इंडेक्स पे, a, तो यहाँ एलिमेंट एट दिस पोजीशन इज दी a, और स्क्रीन पे क्या आ जाएगा a, और उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉमा। क्लियर। इसके बाद फिर से हमारे पास i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम फिर से यहाँ गए i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू कितनी होगी 2, कंडीशन चेक, क्या कंडीशन सही है, बिल्कुल सही है। अब हम अंदर बॉडी ऑफ द लूप में आते हैं, स्टेटमेंट नेम 2, i की वैल्यू क्या थी 2, इस पे नेम 2 पे इस इंडेक्स पे क्या है हमारे पास, वैल्यू इज दी m, तो m यहाँ पे एलिमेंट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कॉमा। फिर क्या होगा, इसके बाद आपके पास i की वैल्यू अपडेट होगी, फिर से चेंज होगी, i प्लस प्लस बाय 1 फैक्टर बढ़ जाएगी 1 से, और अब क्या हो जाएगी i की वैल्यू 3। अब कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ट्रू है, नहीं कंडीशन गलत है, तो अब बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब अगर बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, हमारी आउटपुट आ जाएगी RAM, R कॉमा A कॉमा M कॉमा। तो ये था एक छोटा सा एग्जाम्पल, एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करवाते हुए यहाँ दिखाया गया था। इसी तरीके से आप कोई भी ऑपरेशन, यहाँ हमने क्या लिखा, एरे को एक्सेसिंग करते हुए एक कोड, कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, ये इनपुट भी करवा सकते हो, आउटपुट भी करवा सकते हो, यहाँ कोई प्लस माइनस या दूसरा ऑपरेशन भी हो सकता था। लेकिन जस्ट इससे पहले हमें क्या यूज करना होगा, जहां भी आपको एरे के एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना है वहां पर हम फोर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे, या वाइल लूप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि स्टार्ट होगा कहाँ से, 0 से, क्योंकि एरे की इंडेक्स कहाँ से शुरू होती है, 0 से, और जाएगा कहाँ तक, अप टू दी साइज ऑफ दी एरे, लेस देन साइज ऑफ दी एरे, क्योंकि अगर एरे का साइज 3 है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। तो इसी तरीके से अगर आपके पास किसी भी एरे का साइज अगर n है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा, n - 1। तो एरे के एलिमेंट को एक्सेस करेंगे हम 0 से लेके कहाँ तक, n - 1 तक। तो ये था हमारे पास हमारा एरे का टॉपिक। एरे के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। अब तक जो पढ़ा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डाटा टाइप एलिमेंट, होमोजेनियस डाटा टाइप एलिमेंट, एक जैसी डाटा टाइप का कलेक्शन। लेकिन
अब हमारे पास कुछ ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहां हमारे पास हमें डिफरेंट डाटा टाइप एलिमेंट्स को जो एक दूसरे से किसी तरीके से जुड़े हुए हैं उनको एक साथ स्टोर करने की जरूरत पड़े। कैसे? ये भी प्रिमिटिव से ही बनती है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी किससे बनती है? प्रिमिटिव बिल्ट इन डाटा टाइप से। तो इसका हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। मान लीजिए हमारी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं। हर बच्चे का एक नाम होता है, जैसे हमने यहाँ लिया केशु, समर, शीनू, शिवी, लक्षित। हर बच्चे का एक रोल नंबर भी होता है, तो हमारे पास बच्चों के रोल नंबर्स आ गए। फिर हमारे पास हर बच्चे के कुछ मार्क्स भी होते हैं। क्लियर? तो ये मार्क्स हो गए। अब अगर हम इनको अलग अलग एरे लें, रोल नंबर की अलग, नेम की अलग, मार्क्स की अलग, अगर हम एरे से भी यूज करें या अलग अलग वेरिएबल लें, तो ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टेड हैं, अलग थलग पड़े हुए हैं। कौन सा किस चीज से किससे रिलेटेड है, किससे जुड़ा हुआ है, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ये 80% किसके हैं, इसको किस रोल नंबर के साथ रिलेट करना है, किस नाम के साथ रिलेट करना है, तो ये चीजें आइडेंटिफाई करना, को रिलेट करना आसान नहीं होगा। कितना अच्छा हो अगर हमें सिर्फ एक ही बच्चा हमें पता है कि हम किस बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि केशु, इसका नाम, इसका रोल नंबर, इसके मार्क्स, ये तीनों चीजें एक साथ जुड़ी हुई हों और हम इन्हें एक साथ ही स्टोर कर पाएं। तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। C++ या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी इसके लिए हमें कौन से कंसेप्ट्स का यूज करना पड़ेगा? ये है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं इसको। हम अगर इनको एक साथ, जैसे नाम, रोल नंबर, मार्क्स, एक बच्चे की कंप्लीट एक सिंगल यूनिट बना लें, उसे स्टोर करें। यहाँ हम दूसरे बच्चे की सिंगल यूनिट बना लें, केशु, रोल नंबर 5, मार्क्स 80%। तो अब क्या होगा, हमें इन्हें एक सिंगल यूनिट की तरह स्टोर करना पड़ेगा। अब इस सिंगल यूनिट में ध्यान से देखिए, हमारे पास डाटा टाइप पहली किस टाइप की है? कैरेक्टर्स का ग्रुप है, यानी दिस वन इज द एरे ऑफ कैरेक्टर। दूसरी इंटीजर टाइप की। तीसरी हमारे पास फ्लोट टाइप ले सकते हैं हम परसेंटेज के लिए, मार्क्स के लिए। तो अलग अलग डिफरेंट डाटा टाइप के कलेक्शंस की जरूरत हमें पड़ी है। तो डिफरेंट डाटा टाइप के कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। इसलिए हमें यहाँ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स और भी हैं, क्लास वगैरह वो बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल सिर्फ हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो इस जो स्थिति है, यहाँ हम स्ट्रक्चर को बहुत इफेक्टिव और प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने प्रोग्राम को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो अब देखिए, ये तो था बेसिक कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट कि किस तरीके से स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए जाते हैं और कहाँ इनकी ज़रूरत पड़ती है और क्या इनके फ़ायदे हैं। अब आता है इसका सिंटैक्स। प्रोग्राम में हम स्ट्रक्चर को कैसे लिखेंगे? तो प्रोग्राम में स्ट्रक्चर को जो लिखने का तरीका है वो है, हमारे पास यूज करेंगे कीवर्ड स्ट्रक्ट, फिर आपके स्ट्रक्चर का नाम, कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर, वेरिएबल का नाम, फिर आता है आपके पास कर्ली ब्रैकेट, फिर लिस्ट ऑफ एलिमेंट जितना भी, जैसे पिछले एग्जांपल में क्या था, हमारे पास रोल नंबर, नाम और मार्क्स, 3 चीजें हमने ली थी। तो उसी तरीके से जो जो डाटा एलिमेंट आपको चाहिए आप उनके डाटा टाइप के साथ यहाँ उन्हें डिक्लेयर कर देंगे। फिर आप कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सेमीकोलन। ध्यान रहे यहाँ पे स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर रहे हो, आप बता रहे हो कि ये एक नई डाटा टाइप बन रही है, इसमें जो डाटा एलिमेंट होंगे, डाटा स्टोर होगा, वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ आप जब इसे कर्ली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, यहाँ सेमीकोलन भी लगाएंगे। अब डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल ऑफ स्ट्रक्चर, ये तो आपने नई डाटा टाइप बना दी, हमने कहा ना यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, तो ये एक नई डाटा टाइप बन गई। क्लियर? इस डाटा, जैसे इंटीजर थी ना आपके पास एक डाटा टाइप इंट, फिर एक थी कैर। क्लियर? तो उसी तरीके से एक ये नई डाटा टाइप बन गई जो आप इसको यहाँ पे जो नाम देना चाहेंगे वो दे पाएंगे। तो अब इस डाटा टाइप का जब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो हम कैसे करेंगे? तो आपको ध्यान होगा, जब हम इंटीजर जो या फ्लोट है, सब जानते ही हैं कि उनका जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हम कैसे करते हैं, हम लिखते हैं int वेरिएबल का नाम और फिर सेमीकोलन। तो बिल्कुल यहाँ भी हम वैसा ही करेंगे, यहाँ भी हम स्ट्रक्चर का नाम यानी जो नई डाटा टाइप थी उसका नाम
और वेरिएबल का नाम वैलिड आइडेंटिफायर सेमी कॉलन। इस तरीके से हम वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए ध्यान से, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज किया, फिर नई डाटा टाइप का नाम क्या दिया, स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट सिंगल डाटा टाइप नहीं है, ये कलेक्शन है डिफरेंट डाटा टाइप एलिमेंट्स का। इसमें हमने 2 एलिमेंट लिए, पहला इंटीजर टाइप का रोल नंबर और दूसरा कैरेक्टर, एरे ऑफ द कैरेक्टर, जिसका नाम क्या दिया हमने, नेम। फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज किया और सेमीकोलन। अब आपके पास आपकी नई डाटा टाइप बनकर तैयार हो गई है जिसका नाम है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए, अब नई डाटा टाइप तो बन गई, बिल्ट इन पहले से भी डाटा टाइप है इंट कैर, उनका वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इस्तेमाल करने के लिए। तो ये सिर्फ एक कंसेप्ट है। जब इसको आप वैल्यूज असाइन करोगे, मेमोरी एलोकेट करवाओगे, यानी जब इस डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, तब आपके पास इसको मेमोरी एलोकेट होगी, इसको स्पेस मिलेगा जहां इस डाटा मेंबर को वो स्टोर कर पाएगा। तो यहाँ इसमें देखिए, इसमें हमने 2 स्टूडेंट डाटा टाइप के 2 हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। जो है पहला वेरिएबल है आपका केशु, दूसरा है लक्षित। क्लियर? अब जैसे ही आपके पास कोई भी स्ट्रक्चर का वेरिएबल जो है डिक्लेयर होता है, क्या एक्शन मेमोरी में होगा? मेमोरी में आपके पास जितने इसमें डाटा एलिमेंट हैं, इन डाटा एलिमेंट्स के साइज को जोड़ लो, उतना साइज यहाँ हमें मेमोरी में अलोकेट हो जाएगा। जैसे रोल नंबर कितना साइज, 4 बाइट। कैरेक्टर, एक कैरेक्टर कितना लेता है, 1 बाइट। और यहाँ कितने कैरेक्टर हैं, 10। तो टोटल कितने हो गए, 10 बाइट। तो टोटल कितना स्पेस हुआ, 4 + 10 यानी 14 बाइट्स। 14 बाइट्स का स्पेस मेमोरी में मिल जाएगा। इसी तरीके से जब हम दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लक्षित, इसको भी अलग से 14 बाइट का स्पेस जो है वो जो है मेमोरी में अलॉट हो जाएगा। अब ये बन गया पहला वेरिएबल, ये बन गया दूसरा वेरिएबल। अब इन वेरिएबल्स के अंदर भी अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग हिस्से हैं। मेमोरी पूरी एक डाटा को स्टोर नहीं कर रही है। ये स्पेस कितने डाटा को स्टोर कर रहा है, 2, रोल नंबर और नाम। इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल था वो भी 2 चीजों को स्टोर कर रहा है, रोल नंबर और नाम। क्लियर? तो जब हमें हमारे पहले वेरिएबल का रोल नंबर एक्सेस करना है, रोल नंबर इस डाटा एलिमेंट को यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे? जैसे हम इंग्लिश में नहीं लिखते हैं कि जैसे किसी एक बच्चे का नाम है वंश, तो हमें कहेंगे वंश की नोटबुक, है ना, वंश की बुक। इसी तरीके से अगर और कोई स्टूडेंट है सूरज, तो आप क्या कहोगे, सूरज की नोटबुक, सूरज की बुक। क्लियर? सूरज का पेपर। तो हम इस वेरिएबल का नाम इस्तेमाल करेंगे, साथ के साथ यूज करेंगे हमारे पास डॉट ऑपरेटर। तो वेरिएबल का नाम, फिर आपके पास डॉट ऑपरेटर, और फिर इनमें से जो भी डाटा एलिमेंट आपको इस्तेमाल करना है उसका नाम। जैसे यहाँ केशु डॉट रोल नंबर, वेरिएबल का नाम, डॉट ऑपरेटर, और फिर आपके डाटा एलिमेंट का नाम, उसको वैल्यू देना या प्रिंट करना या इनपुट लेना या कैलकुलेशन में यूज करना, जहां भी हमें इस्तेमाल करना है वहां हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। हमने दूसरा जो हमारे पास वेरिएबल था, क्या नाम था, लक्षित। उसका नाम एक्सेस करना है, तो लक्षित डॉट नेम इज इक्वल टू डबल कोट में क्या लिख दिया, हरि। तो यहाँ क्या स्टोर हो जाएगा, हरि। क्लियर? तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर क्या होता है हमने देख लिया। स्ट्रक्चर के एलिमेंट को कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से उनके अलग अलग मेंबर्स को, लिस्ट ऑफ मेंबर्स को, एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है। आई होप हमने आज जो थे 11th क्लास के दोनों चैप्टर्स, एरे और स्ट्रक्चर, को अच्छे से रिवाइज कर लिया है। फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट या कोई ऐसा टॉपिक है जिसे आप और एलोबरेट करना चाहते हो और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो आती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी नए कंसेप्ट सीख पाएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसे बेनिफिट ले पाएं। थैंक यू वेरी मच।